हाय एवरीबॉडी। आप जैसे जानते हो कि अब ये साल एंड होने वाला है, राइट। तो हर न्यूज़पेपर में, स्पेशली अगर हम फिनेंशियल न्यूज़पेपर्स की बात करें, तो आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें इस साल पूरे इंडिया में या फिर ऐसे वर्ल्ड में क्या क्या ट्रेंड रहा है और नेक्स्ट ईयर क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में आपको बहुत सारे आर्टिकल्स में एनालिसिस मिलेगी। तो वैसा ही कुछ आर्टिकल आज भी आया है, तो हम देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या था। सो 5 की ट्रेंड्स दैट विल अफेक्ट इंडियाज़ इकनॉमी इन 2023। ओके, ये मिंट की आर्टिकल है। अब इन्होंने बात की है, इन्होंने बेसिकली 5 पॉइंट्स दिए हैं जिसे कि हमें ट्रैक करना होगा सो दैट हम ये पता लगा पाए कि आगे आने वाले दिनों में इंडिया की क्या पोजीशन रहेगी अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। सो स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस। सबसे पहले तो आर्टिकल को समझने के लिए जो आर्टिकल के बिगनिंग में इन्होंने कुछ चैलेंजेस बताए हैं, और चैलेंजेस भी क्या, मतलब अभी जो करंट हमारा सिनेरियो है उसको बताया है कि ये आगे आने वाले दिनों में कैसे डिफ़ाइन करेगा कि हमारी सिचुएशन क्या होने वाली है। तो सबसे पहले जो जीडीपी एस्टिमेट है, ठीक है, एस्टिमेट एज इन ये फिस्कल ईयर जो 2022-23 है, ये भी ख़त्म नहीं हुआ है, राइट। लेकिन जो अभी तक के हमारे क्वार्टर्स रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे पूरे साल भर का 2022-23 इस फिस्कल ईयर की जो बताई जा रही है एस्टिमेट, वो है 6.9%, ठीक है। अब ये 6.9% हो सकता है बहुत ज़्यादा ना लगे, लेकिन जो लार्ज इकनॉमीज़ हैं जिसमें इंडिया भी आता है, क्योंकि हमारी अगर हम जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया अभी भी 5th है, राइट। तो अगर हम लार्ज इकनॉमीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया की अभी भी सबसे ज़्यादा है। नॉट ओनली दैट, अगर आप ग्लोबल एवरेज की बात करो तो ग्लोबल एवरेज अभी भी अराउंड 2.5 से 3% का है। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आप उससे कंपेयर करो तो हम डबल से भी ज़्यादा हैं। सो ये एक चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव है, राइट। सेकेंड इसमें यह है कि हमारा एनपीए भी धीरे धीरे कम हो रहा है पहले के मुकाबले, ठीक है। तो अगर बैंक्स को अगर लॉस कम हो रहा है, क्योंकि एनपीए का आप अगर सिंपल मीनिंग में देखो तो एनपीए का मतलब होता है कि ये बैंक के लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है, राइट। जितने पैसे फंस जाते हैं जो बैंक रिकवर नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बैंकों की ना क्रेडिट देने की कैपेसिटी कम हो जाती है इससे। तो अगर एनपीए कम हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक के पास जो इफ़ेक्टिव लेंडिंग कैपेसिटी है उनकी, वो ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है। तो पहले 2 पॉइंट्स हैं जो एक्चुअली हमारे फेवर में है, राइट। फिर हम आते हैं राइजिंग टैक्स कलेक्शंस पे। अब ये डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट हो, तो इंडिया में अभी ये ट्रेंड नोटिस किया गया है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ती जा रही है पिछले क्वार्टर या पिछले साल के मुकाबले। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बेसिकली नवंबर की ये अक्टूबर की आर्टिकल है, राइट। अक्टूबर में भी और सितंबर में भी। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं जिसमें ये बताया गया है कि डायरेक्ट जो टैक्स है वहाँ से जो रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट के पास, उसमें 24% का इंक्रीज़ है। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, राइट। डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, तो जैसे मान लो इनकम टैक्स हो गया। टैक्स के 2 टाइप हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इनकम टैक्स आ गया डायरेक्ट में, क्यों? क्योंकि जिसकी जितनी इनकम है उस हिसाब से उसे टैक्स देना पड़ता है। टैक्स स्लैब्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम वैसे कवर कर चुके हैं। हमारा जीएसटी के ऊपर आया था वीडियो जिसमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को ब्रीफली देखा था। तो इनकम टैक्स हो गया डायरेक्ट टैक्स का पार्ट। लाइकवाइज जैसे मान लो वेल्थ टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, तो ये सब डायरेक्ट टैक्स के पार्ट होते हैं। अगर यहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है, अगर उसमें 24% का जंप है, तो ये इंडिया के लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। अब ट्विन डेफिसिट क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट की। बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट, इन्हीं दोनों को अगर आप कंबाइन कर दो तो इसको बोलते हैं ट्विन डेफिसिट। करंट अकाउंट क्या होता है, तो अगर आपको सेबी या आरबीआई का एग्ज़ाम देना है तो एक टॉपिक है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसमें हम बात करते हैं करंट अकाउंट की, और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझाना है, तो मैं अभी करंट अकाउंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। करंट अकाउंट के भी फर्दर 3 ऐसे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है जो गुड्स अकाउंट है, दूसरा सर्विसेज, और तीसरा ट्रांसफ़र पेमेंट, ठीक है। अब ये बोथ वेज जाएगा, मतलब कि इंडिया में कुछ चीज़ें बाहर से आएंगी जो हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वो जो हम एक्सपोर्ट करेंगे। फिर सर्विसेज में हम कुछ इंपोर्ट करेंगे और हम कुछ एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे इंडिया में जो कॉल सेंटर्स है वो करते क्या हैं, बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो अगर हम किसी और कंट्री को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट, और अगर कुछ चीज़ें हम वहाँ की ले रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे इंपोर्ट, राइट। तो हर चीज़ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये रहता है। ट्रांसफ़र पेमेंट जो है वो इनवर्ड हो सकता है या फिर आउटवर्ड हो सकता है सॉरी, या फिर आउटवर्ड हो सकता है। तो जब हम ये तीनों को कंबाइन करेंगे तो उसके बाद ये देखते हैं कि फाइनल जो नेट अमाउंट है वो हमारे लिए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर वो नेट अमाउंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पैसे आए हैं ज़्यादा, किसी के भी थ्रू आए हों, एक्सपोर्ट हो या फिर इनवर्ड पेमेंट हो। तो अगर नेट अमाउंट हमारा पॉजिटिव है तो फिर हमारे लिए बोलेंगे कि बीओपी हमारा पॉजिटिव है या फिर हमारे फेवर में है, राइट। करेंट अकाउंट का पार्ट ये सारे होते हैं। अगर करेंट अकाउंट डेफिसिट है मतलब ये कि हमारे कंट्री से पैसे बाहर ज़्यादा गए हैं और उसके रिस्पेक्ट में पैसे हमारे यहाँ कम आए हैं। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट होता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल मान लो कि जैसे 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी तरह अगर हम रिसीट की बात करें, मतलब जो इनकम हो रही है गवर्नमेंट की, तो उसमें भी कैपिटल रिसीट होता है और रेवेन्यू रिसीट होता है। लेकिन अगर मैं इजी लैंग्वेज में इसको भी समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि पूरे साल में गवर्नमेंट ने कितने खर्चे किए, तो उसको आप लिख लो यहाँ पे एक्सपेंडिचर, और उनकी इनकम कितनी हुई है तो उसको बोलेंगे रिसीट। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रिसीट से तो वहाँ पे बोलेंगे डेफिसिट है, ठीक है। और अगर रिसीट ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो वहाँ पे होता है सरप्लस। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में फिजिकल सरप्लस तो कभी नहीं होता, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो हमें खर्चे ज़्यादा करने पड़ते हैं। अगर हम खर्चे नहीं करेंगे, मान लो कि हम रोड्स वगैरह नहीं बनाएंगे, ठीक है, रेलवे की पटरियाँ अगर हम ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे उसे, और डैम से नहीं बनाएंगे, तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। इसके लिए हमें खर्चे ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो अभी वैसा स्टेज नहीं आया है कि गवर्नमेंट को सरप्लस हो फिजिकल, तो वो फिजिकल डेफिसिट तो होता ही है। अब एक एक्ट है FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। उसमें पहले ये बोला गया, जब ये एक्ट आया था 2002-03 में, तो उस समय ये बोला गया था कि हम फिजिकल डेफिसिट को 3% ऑफ द GDP, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। लेकिन ये बार बार ये जो थ्रेशोल्ड है ये क्रॉस होती रही। तो बाद में कोविड के टाइम पे ये बोल दिया गया कि हम 3% को 3.5 कर देते हैं, क्योंकि ये ऐसा टाइम है पैंडेमिक का जिसमें खर्चे ज़्यादा होंगे, ठीक है। फिर भी अगर देखा जाए तो फिजिकल डेफिसिट अभी भी अराउंड 5.86% के आसपास है ऑफ द GDP। तो ये जो हमारा जो हमने इन्विजन किया था कि जितना होना चाहिए, उससे ये अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो फिजिकल डेफिसिट भी ज़्यादा है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी है अभी काफ़ी। तो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को बोलते हैं ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। ये आप याद रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए कि ट्विन डेफिसिट में क्या क्या आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ट्रबल्ड, ये एक्सपर्ट्स नहीं है, ये एक्सपोर्ट्स होगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ग्लोबल GDP जो मैंने बताया आपको कि ये 2.5 से 3% के बीच में ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। अब अगर ग्लोबल हम अगर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में बात करें स्लो डाउन की, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कंपनीज़ की इनकम वो अगर घट रही है, ठीक है, अगर वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, तो हो सकता है कि उनका आउटपुट, यानी कंपनीज़ को ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी उतनी सेल हो नहीं रही है मार्केट में, डिमांड नहीं है। अगर डिमांड नहीं है तो कंपनियां फिर ले ऑफ करती हैं। तो इसीलिए आजकल आपको बहुत सारे, फेसबुक की बात कर लो आप, ट्विटर की बात कर लो, हालांकि ट्विटर में रीजन्स अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी अभी ले ऑफ्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, राइट। वो किस लिए? वो इसलिए कि मार्केट में जो भी आउटपुट होता है कंपनीज़ का, उसकी डिमांड अभी उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि GDP में ग्रोथ नहीं हो रही। GDP में जब भी ग्रोथ होती है तो उसका इम्पैक्ट सबको होता है, कंपनियों को भी फ़ायदा होता है, और जो कॉमन हाउस होल्ड्स हैं जो कि लेबर प्रोवाइड करते हैं मार्केट को, तो उनमें भी उनको भी फ़ायदा होता है कि इस ग्रोथ का इम्पैक्ट उन पे भी आता है, उनकी भी सैलरीज बढ़ती हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। अगर आउटपुट नहीं बढ़ रहा है कंपनियों का, अगर मार्केट में डिमांड नहीं है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा फिर, ठीक है। सो अगर उनके पास, मान लो कि अगर मार्केट में डिमांड नहीं है ग्लोबल मार्केट में, तो हम जो भी चीज़ें यहाँ पे इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हम बाद में एक्सपोर्ट करते हैं, अगर डिमांड नहीं है तो हमारी एक्सपोर्ट की नीड भी कम हो जाएगी, हम कम एक्सपोर्ट करने लगेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो रही है अभी, जिसकी वजह से भी इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, और आने वाले दिनों में हो सकता है और भी ज़्यादा पड़े। तो ये 5 ऐसे ब्रॉड पॉइंट्स से जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि आगे सिचुएशन क्या रहने वाली है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ पे, कुछ और हम देखते हैं आगे। सो सबसे पहला पॉइंट दिया गया था ग्लोबल हेडविंड्स, ठीक है, 2
एक्सेंचुएट, इसका मतलब क्या होता है ये कि ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने वाला है, ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने वाला है। मतलब जो प्रॉब्लम्स अभी ग्लोबली फेस कर रहे हैं लोग वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने वाली है। ये मैंने आपको बताया कि जो अभी ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ है वो 2.7% है, और अभी अगर आप देखो तो क्रूड ऑयल की प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर अभी भी ओवर नहीं है। तो इसकी वजह से क्रूड ऑयल का प्रेशर अभी पूरी वर्ल्ड फेस करने वाली है कुछ और महीने एटलीस्ट। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्लो डाउन है खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और क्रूड ऑयल क्योंकि जो भी फॉसिल फ्यूल है तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा होता है। वो इंडिया में भी है ट्रू, और ऐसे आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखोगे तो वहाँ के लिए भी ट्रू है। सो इसका इम्पैक्ट अभी फर्दर पड़ने वाला है बहुत दिन। देन इंडियाज़ एक्सपोर्ट विल टेक अ हिट। ये इसलिए बोला गया है क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर ख़त्म नहीं हुई और इसकी वजह से इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, तो इन्फ्लेशन जब भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मान लो, तो ग्लोबल मार्केट में जो हम सामान भेज रहे हैं, क्योंकि हमें भी यहाँ पे प्रोड्यूस करना उसको महंगा होता जा रहा है हमारे लिए, राइट। तो अगर हम महंगे रेट पे भेजेंगे बाहर तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन वहाँ पे ज़्यादा है, फर्दर प्राइसेस भी बढ़ गई बहुत, ठीक है। तो जो डिमांड है ना वो कम हो जाती है। जब भी इन्फ्लेशन का लेवल बढ़ जाता है काफ़ी, तो उससे मार्केट में चीज़ों की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड अगर आपने इकोनॉमी का बेसिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अगर चीज़ों की प्राइस ज़्यादा हो जाए, चीज़ों की प्राइस अगर ज़्यादा हो जाए तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो फिर कम हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी हिट होगा। देन ये बात कर रहा है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स आर द मोस्ट अफेक्टेड वंस। क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। अब जैसे मान लो ज्वेलरी सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा मैन आवर लगता है किसी भी ऑर्नामेंट को बनाने में, ठीक है, एक तो वो हो गया। उसके बाद टेक्सटाइल है, ठीक है, टेक्सटाइल हो गया, और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई हो जाएगी, तो एक्सपोर्ट हम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट में अगर आप बात करोगे एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में आप ऐसे जो हमारा इनपुट कॉस्ट है उसको भी इंक्लूड कर लो। तो इनपुट कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं। किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में आप देखोगे कि एक तो लैंड है, लेबर है, ठीक है, उसके बाद रॉ मटेरियल्स है। फ़िलहाल आप लैंड को छोड़ दो, लेबर है, रॉ मटेरियल्स है, तो ये सब यूज़ करके ही किसी चीज़ की प्रोडक्शन होती है, राइट। जैसे मान लो कि शुगर मिल है, वहाँ पे जब तक लेबर्स नहीं होंगे, रॉ मटेरियल्स में क्या हो गया, शुगर केन के स्टिक्स होते हैं, तो वो जब तक नहीं होंगे तब तक शुगर की प्रोडक्शन नहीं हो सकती, राइट। तो ये सारे इनपुट हो गए वहाँ पे। अब अगर इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ जा रही है बहुत ज़्यादा, तो फिर जो फाइनल गुड्स बन के आएंगे, प्रोसेस होके आएंगे, जिसको कि हम बोल सकते हैं फाइनल गुड्स, तो फाइनल गुड्स की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। तो अगर लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है तो फाइनल गुड्स की प्राइस भी बढ़ेगी। अब फाइनल गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो जब हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की, कि वर्ल्ड ग्लोबली हमारी चीज़ें इसलिए बिकती हैं क्योंकि हमारे रेट सस्ते होते हैं। जो फाइनल गुड्स हैं उनके प्राइसेस हमारे यहाँ अगर बन के आए तो वो कम होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ की चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, या फिर चाइना की और भी ज़्यादा बिक रही हैं। बट अगर मान लो कि लेबर कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, तो फाइनल जो गुड्स हैं ना उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो वो जो एक एडवांटेज था हमारे पास प्राइस का, कि हमारी प्राइस कम होती थी ग्लोबली, तो वो एडवांटेज हमारे हाथ से निकल जाएगा, राइट। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में खासकर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसका इम्पैक्ट इन दी एंड एक्सपोर्ट पे पड़ेगा कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन का। सो ये अब सारे प्रॉब्लम्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो आपको हो सकता है कि बहुत चीज़ें इसमें रिपीटिव लगे, लेकिन ये ऐसे ही चलेगा अभी फ़िलहाल। इसमें एक है कि CPI और WPI की बात करें तो इंडिया में इसका लेवल थोड़ा सा डाउन हो रहा है। मतलब कि इन्फ्लेशन का लेवल यहाँ पे अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो उसके मुकाबले कम हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज है। लेकिन अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें, अब कोर इन्फ्लेशन क्या है, तो इन्फ्लेशन मेज़र करने के लिए हम जितने भी गुड्स को या सर्विसेज को काउंट करते हैं, देखते हैं, उसमें से अगर आप फूड एंड फ्यूल इनके प्राइसेस को अगर आप हटा दो, या फिर इनसे जो भी रिलेटेड गुड्स हैं उनको आप हटा दो, पेट्रोलियम हटा दो, फूड का सारा आइटम हटा दो, तो जो बचता है और उसके बाद जो इन्फ्लेशन निकलता है उसको बोलते हैं हम कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। अब कोर इन्फ्लेशन मतलब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं? बताना हम ये चाह रहे हैं उसमें
कि फूड की प्राइसेस है ना वो बहुत रैपिडली वेरी करती हैं, वो बहुत जल्दी कम भी हो सकती हैं और बहुत जल्दी बढ़ भी सकती हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी अनियन, ठीक है, प्याज, उसका दाम कभी कभी 100 रुपये तक हो जाता है पर केजी, फिर कुछ ही दिनों में वो घट के 60 हो जाता है। तो चेंजेस बहुत रैपिड हो सकते हैं, डिपेंड इस पर करता है कि सप्लाई कितनी जल्दी डिमांड को मीट कर पा रही है। तो अगर हमने कहीं और से अनियन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मंगा लिया, तो अगर डिमांड को मीट करने के लिए सेम अमाउंट की क्वांटिटी अवेलेबल हो मार्केट में, तो फिर उसकी प्राइसेस जो है ना वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं, ठीक है। लाइकवाइज पेट्रोलियम के प्राइसेस में भी, जो हमारा क्रूड ऑयल है उसके भी प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। तो अगर हम इसको फैक्टर इन करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे अपने इन्फ्लेशन के मेजरमेंट में, तो वो हमें हो सकता है कि ट्रू पिक्चर ना दे। क्यों? क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैं फूड एंड फ्यूल में, ये आपको करेक्ट पिक्चर नहीं देंगे इन्फ्लेशन का। तो अगर हमने इन दोनों को हटा दिया, तब जो इन्फ्लेशन का रेट आएगा वो थोड़ा स्टेबल होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। अब क्या है कि फूड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो आपने सप्लाई बढ़ा के उसके प्राइस को कम कर दिया मान लो, ठीक है, लेकिन उसको अगर आप हटा दो तो जो बचता है कोर इन्फ्लेशन, उसमें चेंजेस करने बहुत मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि कोर इन्फ्लेशन इज़ टफ टू रिवर्स, ठीक है। तो इन दोनों को हटा के जो इन्फ्लेशन बचा, जिसको बोलेंगे हम कोर इन्फ्लेशन, उसको उसके लेवल में मतलब अगर उसको डिक्रीज़ करना हो तो वो थोड़ा सा टफ है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि टफ टू रिवर्स। नेक्स्ट है इसमें गुड्स इन्फ्लेशन वर्सेज सर्विसेज इन्फ्लेशन। अब ये देखा गया है कि जो गुड्स इन्फ्लेशन है वो थोड़ा बहुत स्टेबल है अभी इंडिया में, लेकिन सर्विस इन्फ्लेशन है ये बढ़ती जा रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। सर्विसेज इन्फ्लेशन यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। तो ये अगर बहुत दिनों तक रहा ऐसा, ये ट्रेंड अगर रहा, तो आने वाले दिनों में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्योंकि सर्विसेज इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन भले ही मैं बोल रहा हूँ कि CPI या WPI देखो तो थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन अगर ये सर्विसेज इन्फ्लेशन बढ़ती रही और ओवरऑल इन्फ्लेशन जो हमारा रेंज है, जैसे RBI चाहती है 4% के आसपास रहे, तो मिनिमम या तो 2% मैक्सिमम 6%, इसी के बीच में रखना चाहती है RBI, आइडियली 4% होना चाहिए। तो अभी जो है वो अराउंड 5.8%, ठीक है, या अगर मैं ऐसे बोलूँ तो 6 to 8% के बीच में था ये, अब थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये जब तक 6% के भीतर नहीं आएगा, ठीक है, तब तक RBI रेट हाइक्स हो सकता है करती रहे। तो इसलिए बोला जा रहा है कि एक और रेट हाइक हो सकता है। अब रेट हाइक होगा तो इसका क्या पड़ेगा इम्पैक्ट? मान लो कि RBI रेपो रेट बढ़ा दे, ठीक है। अब RBI अगर रेपो रेट बढ़ाती है तो इससे होगा ये कि बैंक्स के लिए RBI से पैसे लेना वो कॉस्टली हो जाएगा। अब अगर बैंक्स को RBI से पैसे ज़्यादा रेट पे मिल रहे हों, तो बैंक्स जो फिर फर्दर लेंड करेगी कॉर्पोरेट हाउसेस को या फिर रिटेल में, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, मान लो कि जो लेंडिंग रेट होता है बैंक का वो भी बढ़ जाएगा, और अगर ये बढ़ गया तो मार्केट में हो सकता है क्रेडिट का क्रंच हो जाएगा। तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है तो RBI रेपो रेट को बढ़ाना चाहती है, सो दैट मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाए, और अगर मनी की सप्लाई कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन उससे थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है, उसके थ्रू इन्फ्लेशन को काउंटर कर सकते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि एक और रेट हाइक हो सकता है अभी। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि आर्टिकल में दिया गया था, वो दिया गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर टू पिकअप बट एट अ ग्रेजुअल पेस। तो पहले हम ये समझेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो मैं पहले आपको बता रहा था कि एक्सपेंडिचर के 2 टाइप होते हैं। पहला होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि डैम्स बन रहे हैं, उसके बाद ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, तो कोई ऐसा खर्च जिसका बेनिफिट आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिलता रहे, वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी आप एसेट इससे क्रिएट कर रहे हो, एसेट बना रहे हो, या फिर एसेट एक्वायर कर रहे हो, तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा है जो कि एक रूटीन वर्क है, जो कि आपको हर साल करना है। जैसे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप अगर सैलरी दे रहे हो, तो वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट। अब इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है, वो तो आपको सैलरी हर महीने देनी ही देनी है, राइट। तो इससे कोई आप एसेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये तो बस ये है कि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं आप उनको पैसे दे रहे हो हर महीने या फिर हर साल। तो अगर हम पूरे साल का देखें तो पूरे साल का जो ऐसा खर्चा है उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये यहाँ पे क्यों आया? तो यहाँ पे ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर मान लो लोगों की बाइंग
क्योंकि इन्फ्लेशन में होता है ऐसा, इन्फ्लेशन में अगर मान लो कि मनी की वैल्यू कम हो जाए, ठीक है, तो आप कम चीज़ें खरीद पाते हो। तो अगर लोगों की बाइंग कैपेसिटी अगर कम हो रही है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहाँ पे अपने खर्चे बढ़ाए, ठीक है। अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाएगी और कोई ऐसा खर्चा जिसका इम्पैक्ट या जिसका बेनिफिट लंबे टाइम तक मिलता रहे, तो ही फिर क्या होता है कि लोगों के अपने पॉकेट पे कम आएगा बर्डन उससे, ठीक है। फर्दर जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, मतलब कि अगर मान लो डैम्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, तो ना सिर्फ लोगों को डायरेक्टली फ़ायदा हो रहा है, बल्कि ये सब बनाने के लिए लेबर भी चाहिए, तो इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। तो जो मैं बोल रहा था पहले कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है तो मास ले ऑफ्स चलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होती है, तो इसका फ़ायदा भी लोगों को मिलता है, राइट। तो जब मान लो सिचुएशन इतनी ग्रेव है, तो उस केस में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को, जो कि हो भी रहा है। फर्दर अगर गवर्नमेंट बढ़ा रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इससे प्राइवेट प्लेयर्स को भी थोड़ा सा मतलब इंसेंटिव मिलता है, सो दैट वो भी इस पर खर्चे बढ़ाए। कैसे? जैसे मान लो कि हमारी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी रिसेंटली आई थी अभी, ठीक है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। उसके अलावा और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। अब इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि आप आओ यहाँ पे प्रोडक्शन करो, आपके प्रोडक्शन करने में जितने भी रोड ब्लॉक्स हैं लॉजिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम दूर करेंगे। फर्दर अगर आप प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा कर रहे हो, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम आपको इंसेंटिव भी देंगे। तो इसीलिए प्राइवेट प्लेयर्स को अभी बहुत अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर यही ट्रेंड यहाँ पे इंडिया में कंटिन्यू रहा, तो आने वाले दिनों में हम जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स है उसको हम काउंटर कर पाएंगे। इसमें फोर्थ है कि इंडिया विल गेन फ्रॉम चाइना +1 स्ट्रैटेजी। अब ये चाइना +1 क्या है? तो बहुत लंबे टाइम तक क्या था कि चाइना हैज़ बीन अ हब ऑफ ग्लोबल लॉजिस्टिक्स, ठीक है। और लॉजिस्टिक में मैन्युफैक्चरिंग को भी काउंट कर रहा हूँ, मतलब पूरा एंड टू एंड समझ लो ऐसे। तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान अभी पैंडेमिक के टाइम पे हुआ कि जब लॉकडाउन्स हुए, ठीक है, जब लॉकडाउन्स हुए तो वर्ल्ड पहले से ही चाइना पे ओवर रिलायंट था अपने चीज़ों, किसी भी ज़रूरी वो हो सकता है मेडिसिन्स हो या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मेडिसिन्स हो, FMCG हो, तो ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए ग्लोबली मैक्सिमम कंट्रीज चाइना पे ओवर रिलायंट थे। तो इसका नुकसान क्या हो गया कि जैसे ही चाइना में सिचुएशन ख़राब हुई और उन्होंने बोल दिया कि हम एकदम कंप्लीट लॉकडाउन में जा रहे हैं, मतलब कि हम प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे प्रोडक्शन रुक जाती है किसी भी रीजन से, या फिर मान लो प्रोडक्शन हो गई लेकिन उसको ग्लोबली सप्लाई नहीं किया जा सकता है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन्स, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट फिर पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए बहुत सारे डिस्कशंस हुए जिसमें ये सोचा गया कि हम सिर्फ एक कंट्री पे, चाइना पे रिलाई नहीं कर सकते। अब हमें इसको जिसको कि आप बोल सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि ये जो हब्स है ना, लॉजिस्टिक के हब्स हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग के हब्स हो, अब इनको थोड़ा डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए। जैसे कि चाइना के अलावा इंडिया में हो, वियतनाम में हो, बांग्लादेश में हो, ठीक है, उसके बाद इंडोनेशिया में हो, किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में हो। तो ऐसे ऐसे जगह पे हमें मैन्युफैक्चरिंग हब्स को लेके जाना होगा, सो दैट अगर कोई ग्लोबल क्राइसिस आती है, किसी भी हो सकता है वो कोविड की तरह हो या फिर कुछ और भी हो सकता है, वॉर की सिचुएशन, तो उस केस में जो ग्लोबल सप्लाई है वो रुके ना, उसमें कोई हॉल्ट ना है, ठीक है। अब इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया भी हो सकता है, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक तो मतलब हम बोलते हैं जिसको एक्सटेंसिव लेबर, तो हमारा लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं तो हमें लेबर की शॉर्टेज नहीं होने वाली। दूसरा ये कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास भी हैं, हो सकता है चाइना इतना ना हो लेकिन फिर भी हमारे पास भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर वैसे कंपनीज़ जो कि चाइना से निकल के कहीं और अपना सेंटर बनाना चाह रहे हैं, हम उनको अट्रैक्ट कर पाएँ तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन हम ऐसे करेंगे क्यों? क्योंकि हमारा लाइसेंस राज का एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है हमारी, ठीक है, और हमारी इमेज भी कोई वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ को पता है कि परमिशंस जो लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट से, एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ करती थी। अब सिचुएशन थोड़ी सी बदली है, जो कि इसमें रिफ्लेक्ट भी होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसे वर्ल्ड बैंक निकाला करता था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 2019 में लास्ट टाइम आया था,
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2020 का जब आ रहा था तो उसी टाइम पे अलग अलग कंट्रीज़ ने एलिगेशंस लगाने शुरू किए कि ये जो इंडेक्स है ये चाइना जैसे कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है, ठीक है। तो इसके एलिगेशंस लगे और ये पाया गया कि सही में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे, जिस मेथड के थ्रू ये इंडेक्स कंपाइल की जाती है। तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया फ़िलहाल। लेकिन जब तक ये था तब तक हम जहाँ तक मुझे याद है कि 65 रैंक पे इंडिया आ गया था फ्रॉम 77। 2018 में 77 रैंक थी, वो 62 या 65 पे थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है ये, ठीक है। तो मतलब ये कि इस इंडेक्स पे हमारी रैंक इंप्रूव हुई है। तो ये तो एक हो गया पैरामीटर। अब ये डिबेटेबल है तो हम इसको कुछ एक लिए भूल जाते हैं फ़िलहाल। लेकिन इसके अलावा भी जैसे मैं आपको बता रहा था कि NLP, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये आने से गवर्नमेंट ने एक अपना विज़न दिया है पूरे वर्ल्ड को कि हम जो भी प्रॉब्लम है हमारी, क्योंकि जो इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो लगभग 18% के आसपास है, ठीक है। मतलब कि किसी 100 रुपये के सामान को मार्केट तक पहुंचाने के लिए आपको 18 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो आप समझ लो कि अगर ये लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर रिड्यूस हो जाए, मान लो कि 10-11% तक हम लेके आएँ, तो इससे थोड़ी प्राइस में रिलीफ मिलेगी और इंडिया के प्रोडक्ट्स और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं ग्लोबल मार्केट में, राइट। सो ये एक एग्जांपल हो गया। फिर इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसको कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, तो उसके लिए है गति शक्ति मास्टर प्लान, ठीक है, जिसमें सारी मिनिस्ट्रीज़ को, आई थिंक टोटल 18 मिनिस्ट्रीज़ हैं, जिसको कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया गया है सो दैट कोई भी बिज़नेस हाउस या कुछ भी ऐसा बिज़नेस हो रहा है इंडिया में तो उसके लाइसेंसेस या फिर जिस भी टाइप की जो है ना क्लियरेंस हो सकती है वो सारा एक ही प्लेटफॉर्म से मिल जाए और लोगों को जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं उनको वेट ना करना पड़े, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हमें फ़ायदा होगा। हो सकता है अभी जस्ट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम ये पॉइंट्स पे और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। और उसके बाद एक इसमें FDI, तो FDI का फिगर भी बढ़ रहा है। अगर हम CAGR की बात करें, ठीक है, तो 5% हमारी ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मान लो NLP वर्क कर जाता है, गति शक्ति वर्क कर जाता है, तो ये 5% बढ़ के 6, 7, 8 हो सकता है, जिससे कि और भी ज़्यादा FDI इंडिया में आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें लास्ट पॉइंट दिया है उन्होंने कि ट्रेड नेगोशिएशंस विल गेन प्रोमिनेंस। अब ये ट्रेड नेगोशिएशंस क्या है, तो लास्ट ईयर इंडिया ने UAE के साथ मिलके एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट को साइन किया था, जिसको बोलते हैं CEPA। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है। मतलब कि इंडिया और UAE बहुत ही क्लोजली एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप में आए हैं, जिससे कि ट्रेड बहुत आसान हो जाएगा। फिर अगर हम अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में इसी साल CECA, इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन अग्रीमेंट। तो कॉपरेशन और पार्टनरशिप दोनों में डिफरेंस ये है कि कॉपरेशन थोड़े से छोटे लेवल पे है, ठीक है। पार्टनरशिप का मतलब ये कि आप दूसरों की इक्वली रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आपके बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत कम है। लेकिन अगर हम कॉपरेशन की बात करें तो वहाँ पे ये मतलब हो जाता है कि पहले ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है कि थोड़ी अग्रीमेंट बनी है कि हम कोऑपरेटिव लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है बाद में ये भी कन्वर्ट हो जाए CEPA में, ठीक है। बट हाँ, UAE के साथ हम कर चुके हैं लास्ट ईयर, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर चुके हैं, जिसमें बहुत से पैरामीटर्स पे अग्रीमेंट हुई है, अग्रीमेंट बनी है, तो अब हमारी ट्रेड इनसे स्टार्ट होगी। अब ये जितने कंट्रीज़ के साथ जो भी मतलब अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, जो बड़े कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अगर उनके साथ हमारी डील्स फाइनल हो गई तो ग्लोबली हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों कर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक्सपोर्ट को हमें बहुत फ़ायदा होगा, हमारे एक्सपोर्ट को। सो UK के साथ ऑलरेडी डील चल रही है, ये अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। लाइकवाइज EU हो गया, या फिर गल्फ़, इसका फुल फॉर्म है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है, इनके साथ भी बात चल रही है, लेकिन अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख पाओगे कि जस्ट अ मिनट, आप यहाँ पे देख पाओगे कि UK के साथ भी डिस्कशंस बहुत दिनों से चल रही हैं एक्चुअली, लेकिन अभी कोई अग्रीमेंट नहीं बनी है इस पर, ठीक है। बहुत सारे इसमें नुआंसेस हैं कि जैसे मान लो कि पेटेंट राइट्स है, ठीक है, कि अगर UK की कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कर रही है तो उनका जो ट्रेड फार्मूला है, बिजनेस फार्मूला है, वो यहाँ पे कितना सेफ रहेगा। ये प्रॉब्लम UK के साथ भी है और यही प्रॉब्लम यूरोपियन यूनियन के साथ भी है, और ऐसे बहुत सारे और भी इशूज़ हैं। तो जब तक इस पर कोई हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब तक इंडिया और UK या फिर इंडिया और EU
जब तक किसी कॉमन ग्राउंड पे ना आ जाए तब तक ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं होगा। बट द थिंग इज़ कि ये स्टार्ट हो चुका है, हो सकता है बहुत कम दिनों में ये एग्रीमेंट साइन भी हो जाए। तो जैसे ये साइन होते हैं उसी तरह हमारी जो एक्सपोर्ट कैपेसिटी है वो बहुत सिग्निफिकेंट वे में इम्प्रूव हो जाएगी, और ये जितनी इम्प्रूव होती है तो उतनी ही हमारे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो अब ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसे कि हम ऑब्जर्व करेंगे आने वाले दिनों में और देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी कितना और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।